साल 2020 ये वो साल था जब पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से परिचित हुई। इस महामारी से अपने देश और देशवासियों को बचाने के लिए हर देश की गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से कदम भी उठाए। उसी प्रकार एक दिन 24 मार्च 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं, जिसे 21 दिन बाद और भी आगे बढ़ा दिया जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो जब पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन है, पूरा देश अपने अपने घरों में बंद है, तो उनका मनोरंजन होगा कैसे? इन्हीं सब के बीच में एक खबर सामने आती है कि अपने दशक के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण और महाभारत दोनों धारावाहिक को देश भर के लोगों के आग्रह पर दूरदर्शन पर रीटेलीकास्ट किया जाएगा। पर कल शनिवार से रामायण सीरियल का फिर से दूरदर्शन पर प्रसारण होने जा रहा है। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इसका प्रसारण होगा। पहला एपिसोड सुबह 9 बजे और दूसरा एपिसोड रात 9 बजे होगा। तो जहां एक तरफ पूरे देश में इस खबर को सुन के हंसी और उल्लास का माहौल था, तो कहीं सेकुलरिज्म के ठेकेदारों की भी जली। स्वाभाविक बात है ये भी। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने दशक का सबसे हिट शो रामायण को बनाने में श्री रामानंद सागर जी को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, ये कहानी है रामानंद सागर के जिद और जुनून की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देश भर में लोगों के घर घर तक इस शो के माध्यम से पहुंचाना चाहते थे। रामायण को पसंद तो खूब किया गया, पर इसको टीवी पर एयर कराने में रामानंद सागर के पसीने छूट गए। तो आज हम जानेंगे कि स्विट्जरलैंड में एक लकड़ी के डिब्बे को देख के कैसे रामानंद सागर के दिमाग में आया रामायण बनाने का ख्याल, और क्यों इनके इन फैसले पर उड़ाया जाता था रामानंद सागर का मजाक। और साथ ही हम जानेंगे कि क्यों रामायण शो के पूरा होने के बाद रामानंद पर 10 साल तक चला था केस। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही रामायण शो से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें और इन सवालों के जवाब। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे रामानंद सागर के लंबे संघर्षों के बाद टीवी पर आई रामायण। नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है द जर्नी ऑफ रामानंद सागर रामायण। रामानंद सागर जी का रामायण शो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित टीवी शोज में से एक है, जिसे सन 1987 में दूरदर्शन पर एयर किया गया था और इसके लगभग 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए हैं। तो बेसिकली रामानंद सागर जी पहले बड़े पर्दे पर मूवी बनाया करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें छोटे पर्दे पर टीवी शो बनाने की सूझी। 1932 ये वो साल था जब रामानंद सागर जी के फिल्म करियर की शुरुआत हुई। उनकी सबसे पहली फिल्म बनाई गई जिसका नाम था राइडर ऑफ द रेल रोड्स, और उसके बाद ये मुंबई आ गए और भारत के विभाजन के बाद इन्होंने मुंबई को ही अपना घर बना लिया। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। शो रामायण रामानंद सागर जी द्वारा क्रिएट किया गया और उनके प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स के बैनर के अंडर बनाया गया है और इसे 1987 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। ये शो ऑडियंस के बीच में काफी जल्दी हिट हुआ और इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में ये सबसे सफल शो बन गया। प्रेम सागर रामानंद सागर के बेटे हैं, जिन्होंने रामानंद सागर की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ ऑफ रामानंद सागर लिखी है। उन्होंने उस बायोग्राफी में टेलीविजन, फिल्म इंडस्ट्री और रामायण की मेकिंग से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें बताई है और कई राज भी खोले हैं। 1976 की बात है, रामानंद सागर अपने चारों बेटों के साथ स्विट्जरलैंड में थे। चरस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक शाम फिल्म की शूटिंग का काम रैप अप करके रामानंद सागर अपने चारों बेटों के साथ एक कैफे में जा बैठे। बाहर काफी सर्दी पड़ रही थी। उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर किया। इतने में एक फ्रेंड सा दिखने वाला इंसान उनका ऑर्डर टेबल पे लाता है और रेक्टेंगुलर लकड़ी का बॉक्स उनकी तरफ खिसकाता है। उस पे 2 लकड़ी के पल्ले लगे हुए थे। वो इंसान उन दोनों पल्लों को खिसकाकर स्विच ऑन करता है और स्विच ऑन करते ही उस पे कलर फिल्म चल पड़ती है। उन सबको देखकर रामानंद सागर और उनके बेटे चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये फिल्म बिना प्रोजेक्टर के कैसे चल रही है, क्योंकि उन्होंने पहली बार वहीं कलर टीवी देखा था। रामानंद सागर बहुत देर तक उस टीवी को शांत मन से देखते हैं और जैसे ही टीवी से नजर हटती है तो वो एक फैसला सुनाते हैं, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविजन पे आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और माँ दुर्गा की कहानी दुनिया के सामने लाना। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, भारत में टीवी की शुरुआत 1959 में ही हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये केवल हाई क्लास लोगों के पास ही हुआ करती थी। 1975 में दूरदर्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक ही सीमित था, पर 1982 में एशियाड खेलों का प्रसारण पूरे देश में किया जाने लगा, जिसके बाद टीवी की पहुंच घर घर तक होने लगी। टेलीविजन में आने से पहले रामानंद सागर का प्रोडक्शन हाउस सागर आर्ट्स फिल्में बनाने का काम करता था। रामानंद सागर के टेलीविजन में आने के फैसले को कई लोग आत्मघाती भी बताते हैं और कई लोग इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इस जमाने में मुकुट और मूछ का सीरियल देखेगा कौन। और इन सब बातों को अनदेखा करते हुए रामानंद सागर रामायण बनाने की
तैयारी में जुट जाते हैं। तो इस शो को बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने शो के लिए पैसे जुटाने का काम शुरू किया। रामानंद सागर ने श्री कृष्ण और रामायण के पैम्पलेट छपवाए और अपना स्टेटमेंट जारी किया कि वे इन्हें वीडियो कैसेट के थ्रू लॉन्च करेंगे। तो उनके बेटे प्रेम सागर ने इससे जुड़ी कई बातें भी बताई। जब रामानंद सागर ने अपने दोस्तों से इस शो के संबंध में बात की तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि पापा ने मुझे फंड जमा करने के लिए कई देशों में भेजा जहां उनके करीबी दोस्त रहा करते थे। उनके कई दोस्त इस प्रोजेक्ट को लेकर श्योर नहीं थे तो कुछ दोस्तों ने अपने सेक्रेटरी को कह के प्रेम सागर को बाहर ही करवा दिया। सबके पास गया कि आप योगदान कीजिए, किसी ने सेक्रेटरी को बुलाया, इसको बाहर निकाल। रामानंद सागर के करीबी दोस्त ने प्रेम सागर को सलाह दी कि पापा को समझाओ ये क्या करने जा रहे हैं। किसी ने कहा तेरा पिता जो है डॉक्टर रामानंद सागर 60 साल हो गया, उसका दिमाग सटक गया है। 1 महीने तक कई देशों में घूमने के बाद प्रेम सागर खाली हाथ वापस लौट आए। रामानंद सागर के नजरिए से कोई भी रामायण को खरीदने या पैसे लगाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन रामानंद सागर हार मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच वे विक्रम और बेताल की शूटिंग कर रहे थे। 1985 में इस शो को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया और इस शो के टेलीकास्ट के बाद इस शो को ऑडियंस से काफी प्यार और लोकप्रियता भी मिली। इस शो की सफलता के बाद रामानंद सागर का हौसला और बढ़ा और वो और भी जोरों शोरों से रामायण की तैयारी में जुट गए। इस शो का पायलट एपिसोड तैयार होने लगा। विक्रम और बेताल के ही पात्रों को लेकर इस शो की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई। रामायण में वही विक्रम राम बना, वही योगी रावण बना, वही राजकुमारी सीता। तो अब बात इस शो के दूरदर्शन पर प्रसारण की। तो जहां विक्रम और बेताल को काफी आसानी से दूरदर्शन पर प्रसारण की अनुमति मिल गई थी, लेकिन रामायण को लेकर चीजें काफी संवेदनशील हो गई थी। इस दौरान न दूरदर्शन और न ही उस समय की सरकार को यह कॉन्सेप्ट पसंद आया था। तो बस इसी के साथ शुरुआत होती है रामानंद सागर की कठिन परीक्षा का दौर, जो कि काफी लंबा चला। दरअसल रामानंद सागर को रामायण के लिए अप्रूवल 1985 में ही मिल गया था, लेकिन इसके टेलीकास्ट को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक लोग इतने भ्रमित थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब रामानंद सागर ने रामायण का पहला पायलट एपिसोड दूरदर्शन को बना करके भेजा तो दूरदर्शन में उसे कई कमियां बताकर रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें एक कमी यह बताई गई थी कि शो में मां सीता का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका का कट स्लीव में दिखाया जाना। दूरदर्शन के अधिकारियों को ये मानना था कि इसे देखकर कहीं देश में फिर से हंगामा खड़ा न हो जाए, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रामानंद सागर अपने दूसरे पायलट एपिसोड में सुधार करके जब दूरदर्शन को पहुंचाते तो दूरदर्शन के अधिकारी उसमें भी कमियां निकाल के उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और जब रामानंद सागर रामायण का तीसरा पायलट एपिसोड भेजते हैं तब भी दूरदर्शन के अधिकारी उसे कुछ कमियां निकाल कर रिजेक्ट कर देते हैं। ये सब देख के रामानंद सागर काफी परेशान हो उठे, क्योंकि उन्होंने इस शो का शूट गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित उमरगांव में लगाया था, और जितनी बार भी पायलट एपिसोड रिजेक्ट किया जाता था उसकी शूटिंग के लिए उन्हें उमरगांव जाना पड़ता था, जहां कलाकार और पूरी यूनिट को वहां ले जाने में पैसे और समय बहुत खर्च होते थे। दूरदर्शन में सरकारी हस्तक्षेप के चलते वहां पे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दिल्ली में मंडी हाउस में स्थित दूरदर्शन भवन और मंत्रालय के चक्कर लगाते लगाते श्री रामानंद सागर जी के जूते घिस गए। ये शो एक ऐसी अंधेरी गुफा में बन रहा था जहां रोशनी की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। नतीजा ये रहा कि रामायण के चारों पायलट एपिसोड एक एपिसोड में सिमट के रह गए, लेकिन रामानंद सागर यहाँ पर भी हार मानने को राजी नहीं थे। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। दूरदर्शन एक हद तक रामायण के प्रसारण से सहमत था, लेकिन उस समय की सरकार इस मुद्दे को लेकर आनाकानी कर रही थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने काफी मशक्कत की और रामायण शो के टेलीकास्ट के लिए समय की अनुमति भी ले ली। मेरे पास कहने के लिए केवल 3 ही शब्द हैं, जय। 1986 में अजीत कुमार पांड्या ने भारत के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री की पोस्ट संभाली। अजीत कुमार पांड्या की कोशिश से रामायण को दूरदर्शन पर एंट्री मिल गई। आखिरकार 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हुआ, जो इतिहास के पन्नों में एक बड़ा हस्ताक्षर बन गया। घर घर ही नहीं देश की धड़कन बन चुका था ये धारावाहिक दूरदर्शन के लिए भी एक सुनहरे सफर की शुरुआत थी। रामायण धारावाहिक के चलते दूरदर्शन पर भी प्रभु श्री राम की कृपा बरसी और दूरदर्शन के भी दिन बहुड़ने लगे। इस दौरान देश के लोग इस शो को लेकर इतने उत्तेजित थे कि रविवार की सुबह देश की सड़कें वीरान हो जाया करती थी। रामायण का प्रसार 1987 में शुरू हुआ और 1988 में खत्म। रामायण के जब 78 एपिसोड पूरे हो गए तो दर्शकों ने लव और कुश की कहानी दिखाने की भी मांग की और लगभग जिद पे अड़ गए, लेकिन शो के निर्माता रामानंद सागर इसके लिए तैयार नहीं थे। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार रामानंद सागर का कहना था अगर वे लव कुश की कहानी बताएंगे तो वो एक काल्पनिक कथा होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई और रामानंद सागर पर 10 साल तक केस चला। हमने श्री राम के राज्याभिषेक पर ही अपने रामायण सीरियल का समापन कर दिया था। इस पर चारों ओर से बड़ा शोर उठा। लोगों की मांग थी कि लव कुश कांड भी अवश्य दिखाया जाए। इसी कारण वाल्मीकि समाज की ओर से
बहुत प्रोटेस्ट के बाद जब भारतीय पार्लियामेंट में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तब हमने जनता की मांग के सामने नतमस्तक होकर लव कुश प्रसंग को उत्तर रामायण का नाम देकर प्रोड्यूस करना। रामायण बनाना कोई आसान काम नहीं था। शो को एक तंग बजट पर शूट किया गया था और शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टीम को प्रतिकूल मौसम में शूटिंग करनी पड़ी और लंबे समय तक काम करना पड़ा, और इन सब चुनौतियों के बावजूद टीम एक उत्कृष्ट कृति बनाने में कामयाब रही, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इस शो में रामानंद सागर ने ऐसे किरदारों को लिया जो कि पहले से पॉपुलर नहीं थे ऑडियंस के बीच में, और शो में उनका काम देखकर ऑडियंस के बीच में उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी, जिनमें हमारे प्रभु श्री राम का रोल निभाया था अरुण गोविल जी ने, माँ सीता का रोल निभाया था दीपिका चिखलिया जी ने, श्री लक्ष्मण का रोल निभाया था सुनील लहरी जी ने, रावण का रोल निभाया था अरविंद त्रिवेदी जी ने, और हमारे हनुमान जी का रोल निभाया था वन एंड ओनली दारा सिंह जी ने, जो कि हमारे देश के एक प्रोफेशनल रेसलर, एक्टर और पॉलिटिशियन रह चुके थे। और शो के बाकी किरदारों को भी दर्शकों के बीच में लोकप्रियता मिली। इस शो को देश भर में काफी जबरदस्त रिएक्शन मिला और ये एक सांस्कृतिक घटना बन गई, और लोग इस शो को देखने के लिए अपना काम काज छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाया करते थे, और इस शो ने कई परिवारों को भी एक साथ ला दिया। The stupendous success of teleserial Ramayana created history in every corner of the country before crossing barriers of Indian borders to reach out to the world. Whenever and wherever the serial was telecast, time stopped and people sat focused in front of the television, lost themselves in the absorbing presentation of Ramayana. At many places, rituals were performed as an invocation before the actual telecast. ये शो न केवल भारत में बल्कि यूके, यूएसए और रूस में भी लोकप्रिय था। इस शो के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं को वैश्विक मंच मिला। इस शो ने अपनी असाधारण कहानी और प्रदर्शन के लिए काफी पुरस्कार और प्रशंसाएं जीती है। इस शो ने सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टीवी धारावाहिक के लिए इंडियन टेली अवार्ड का पुरस्कार भी जीता। शो के अभिनेताओं को भी उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिले। रामानंद सागर जी की रामायण आज भी रेलिवेंट है। इस शो ने न केवल दर्शकों को मनोरंजित किया बल्कि साथ में भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति के बारे में दर्शकों को शिक्षित भी किया। ये शो भारतीय टेलीविजन उद्योग में गेम चेंजर रहा। इस शो के माध्यम से पौराणिक शो को एक नए बेंचमार्क मिले। रामानंद सागर का रामायण शो इंडियन टेलीविजन के इतिहास में एक क्लासिक रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस।